Hello student. Today we are going to learn next part from chapter number 2. Today we will learn principles and advantages of double entry system. In last lecture we have studied meaning of single entry system and double entry system. Today we will learn principles and advantages of double entry system. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण सिंगल एंट्री म्हणजे काय आणि डबल एंट्री म्हणजे काय त्याचं जे मीनिंग आहे ते आपण बघितलं होतं. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण डबल एंट्री सिस्टम जी आहे त्या सिस्टमचे प्रिन्सिपल्स काय आहेत, त्या सिस्टमचे ॲडव्हांटेजेस काय आहेत और यू कॅन से इम्पॉर्टन्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आहे. तो हम स्टार्ट करते हैं. First, I will take here one example of double entry system. पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि उसके जो प्रिंसिपल है वो हमें इजीली समझ में आए. Here is one transaction dated 1st April 2020 and transaction is given paid rent rupees 5,000. या ठिकाणी एक ट्रान्झॅक्शन दिलेलं आहे 1st April 2020 अँड ट्रान्झॅक्शन इज पेड रेंट रुपीज 5,000. म्हणजे आपण रेंट पेड केलेलं आहे. रेंट म्हणजे भाडं. आपण भाडं काय केलेलं आहे, पेड केलेलं आहे. म्हणजे जो कोणी मालक आहे त्याला आपण रेंट दिलेला है. हम लोगों ने कितना रेंट दिया है, टोटल 5,000. तो रेंट पेड किया है तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस. तो अभी हम देखते हैं अगर रेंट पेड किया तो उसका एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में किस तरह से किया जाएगा हे आपण लास्ट एग्जांपल मध्ये देखील बघितलं होतं. पुन्हा मी ते रिपीट करतोय. वी विल मेक एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन जर्नल बिकॉज व्हेनेवर ट्रांजैक्शन हैपन्स in the business organization, either that can be entered in journal or that can be entered in subsidiary books. म्हणजे जेव्हा बिझनेस मध्ये ट्रान्झॅक्शन होतं ते ट्रान्झॅक्शन आणि जर तुम्ही बिझनेस मध्ये डबल एंट्री सिस्टम वापरत असतील तर ते ट्रान्झॅक्शन एक तर जर्नल मध्ये रेकॉर्ड केलं जाईल किंवा सबसिडियरीज बुक मध्ये रेकॉर्ड केलं जाईल. आपण सुरुवातीला जर्नल मध्ये कसं रेकॉर्ड केलं जाईल ते आपण बघूया. सो वी विल मेक 5 कॉलम्स दॅट इज डेट, पर्टिक्युलर, LF दॅट इज लेजर फोलिओ, डेबिट अमाउंट अँड क्रेडिट अमाउंट. अशा प्रकारे आपण 5 कॉलम तयार करणार. हियर वी विल राईट डेट ऑफ द ट्रान्झॅक्शन दॅट इज 1st April 2020. देन आय विल पास एंट्री फॉर दॅट ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे डेट लिहिल्यानंतर आपल्याला काय लिहायची आहे त्याची एंट्री. एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड. यहाँ पे देखो कैश अकाउंट मैंने लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट कुछ करके कुछ लिखा नहीं, लेकिन उसको टू लिखा है मतलब वो क्या हुआ, क्रेडिट है. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जिसको टू लिखा जाएगा वो क्या रहेगा, क्रेडिट. आणि जे डेबिट असतं त्यासाठी आपण काय लिहितो, DR. DR मीन्स डेबिट. अभी डेबिट के लिए DR क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट के लिए CR इस्तेमाल करते हैं. वो क्यों करते हैं वो आने वाले जो पार्ट रहे जर्नल उसमें हम देखेंगे. देन यू नीड नॉट रिक्वायर टू राइट एनीथिंग इन LF ॲट प्रेझेंट. म्हणजे आता तरी आपल्याला LF मध्ये काय लिहायचं नाही, त्यामुळे मी तिथे काय केलेलं आहे, डॅश. देन यू हॅव टू रेकॉर्ड 5,000 द अमाउंट ऑफ ट्रान्झॅक्शन ॲट डेबिट साइड अँड अगेन 5,000 ॲट क्रेडिट साइड. म्हणजे अशा प्रकारे आपण 5,000 डेबिटला रेकॉर्ड करणार आणि 5,000 क्रेडिटला देखील रेकॉर्ड करणार. ओके, तो अभी ये जो ट्रांजैक्शन का एंट्री किया
उसके बेसिस पे ही डबल एंट्री सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स है, वो हमें याद रखना है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स है। टू इफेक्ट, एज पर एज डबल एंट्री सिस्टम इज कंसर्न, for every transaction there are minimum two effects. One effect to be recorded at debit side and other effect to be recorded at credit side. Second, what you have to remember, receiver and giver, as there are two accounts. यहाँ पे देखो कितने अकाउंट है, दो अकाउंट है। वन अकाउंट इज रेंट अकाउंट, अदर अकाउंट इज अ कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट रहते हैं ट्रांजैक्शन में, कम से कम दो अकाउंट रहेंगे, उसमें से एक अकाउंट रिसीवर ऑफ बेनिफिट रहेगा और दूसरा अकाउंट गिवर ऑफ बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट, डेबिट अँड क्रेडिट। आताच मी सांगितलं मिनिमम टू अकाउंट विल बी देअर इन ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मध्ये कमीत कमी किती अकाउंट असणार आहेत, दोन. वन अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। मतलब एक अकाउंट आपको डेबिट साइड में लिखना है और एक अकाउंट क्रेडिट में लिखना है। जैसे रेंट अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट इज रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो डेबिट एंड क्रेडिट। And another you have to remember, that is equal amount. The amount of debit and amount of credit must be equal. म्हणजे जेवढी अमाउंट तुम्ही डेबिटला रेकॉर्ड करणार तेवढीच अमाउंट कुठे रेकॉर्ड करायची आहे, क्रेडिटला. सो यू हॅव टू रिमेंबर दीज फोर प्रिंसिपल्स. सी, टू इफेक्ट्स, रिसीवर एंड गिवर, डेबिट एंड क्रेडिट एंड इक्वल अमाउंट. अभी हम एक जो चारों प्रिंसिपल है फिर से डिटेल में देखते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. फर्स्ट, टू इफेक्ट. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. आपको फिर से याद रखना है, हर एक ट्रांजैक्शन में आपको कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे, दो, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. So every transaction having two effect, one is at debit side and other is at credit side. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला इफेक्ट किती असणार आहे, दोन. एक कुठे असणार आहे, डेबिट साइडला आणि दुसरा कुठे असणार आहे, क्रेडिट साइडला. सेकंड, रिसीवर अँड गिवर. मिनिमम टू अकाउंट्स इन वन ट्रान्झॅक्शन. रिमेंबर, मिनिमम टू अकाउंट विल बी देअर इन वन ट्रान्झॅक्शन. हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट रहेंगे. वन अकाउंट इज गिवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट. आणि जे दोन अकाउंट असतील त्यापैकी जे एक अकाउंट असेल दॅट विल बी गिवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर अकाउंट विल बी रिसीवर ऑफ बेनिफिट. अभी गिवर ऑफ बेनिफिट क्या है, रिसीवर ऑफ बेनिफिट क्या है, वो इसी चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम सीखेंगे. फिलहाल के लिए इतना याद रखो, वन अकाउंट मस्ट बी रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर अकाउंट मस्ट बी गिवर ऑफ बेनिफिट. थर्ड प्रिंसिपल, डेबिट एंड क्रेडिट. इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अदर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. लक्षात ठेवा, इफ वन अकाउंट यू हैव रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड, अदर अकाउंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड. म्हणजे जर एखाद्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये दोन अकाउंट असतील आणि त्यातलं एक अकाउंट तुम्ही डेबिट साइडला लिहिलं, मग दुसरं अकाउंट कोणत्या बाजूला लिहिणार, क्रेडिटला. दोन्ही अकाउंट डेबिट साइडला येणार आहेत का, कधीच येणार नाही. किंवा दोन्ही अकाउंट क्रेडिट साइडला येणार आहे का, कधीच येणार नाही. तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक अकाउंट अगर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है तो दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा. Next, equal amount. Another very important principle, that the amount of debit and credit is always equal. मतलब जितना अमाउंट ऑफ डेबिट में लिखोगे उतना ही अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में. आलं लक्षात. म्हणजे जेवढी अमाउंट तुमची डेबिटची असेल तेवढीच अमाउंट कसली असणार आहे, क्रेडिटची. अँड देअरफॉर the total of debit and total of credit is always equal.
आणि म्हणून डेबिट आणि क्रेडिट या दोघांची टोटल नेहमी काय येणार आहे, इक्वल येणार आहे, सारखी येणार आहे. ओके, सो while recording transaction under double entry system, you have to remember these 4 principles. What are that 4 principles? Every transaction having 2 effects. One account must be receiver of benefit and other account must be giver of benefit. If one account is debited, other account is to be credited, and the amount of debit and credit is always equal. So you have to remember 2 effects, receiver and giver, debit and creditor, and equal amount. So these are principles of double entry system. आणि जेव्हा तुम्ही ट्रान्झॅक्शनची एंट्री करणार अंडर डबल एंट्री सिस्टम, तेव्हा तुम्हाला हे जे 4 प्रिन्सिपल्स आहेत ते लक्षात ठेवून तुम्हाला त्यामध्ये एंट्री करायची. नेक्स्ट पार्ट इज ॲडव्हांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और यू कैन से बेनिफिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अभी हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या है. फर्स्ट इज कंप्लीट रिकॉर्ड. अंडर दिस सिस्टम all business transactions are recorded. This method is scientific and record both aspects of each transaction. As we have already learned that in double entry system, all type of business transactions are recorded. As far as single entry system is concerned, only cash book and personal accounts are recorded. It means all transactions are not recorded in single entry system, and therefore single entry system is considered as incomplete method of recording financial transaction. म्हणजे जर सिंगल एंट्रीचा विचार केला तर त्या सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये सर्व प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केले जात नाही, फक्त कॅशबुक आणि पर्सनल अकाउंट रेकॉर्ड केले जातात. आणि म्हणून सिंगल एंट्री मध्ये इनकम्प्लीट रेकॉर्ड आपल्याला मिळत असतात, कारण की सर्व ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केले जात नाही. बट एज पर एज डबल एंट्री सिस्टम इज कंसर्न, डबल एंट्री सिस्टम में सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड देयरफॉर डबल एंट्री सिस्टम गिव्स यू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. और इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम में जब आप अकाउंट तैयार करते हैं तो आपको कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल होता है. एंड डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक मेथड बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम हैव सम रूल्स, सम प्रिन्सिपल्स. म्हणजे डबल एंट्री सिस्टमचे काही रूल्स आहेत, प्रिन्सिपल्स आहेत, आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, सायंटिफिक मेथड. एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम both the aspect of each transaction is recorded. Both aspect means receiver of benefit and giver of benefit. डबल एंट्री सिस्टम मध्ये रिसिव्हर ऑफ बेनिफिट काय आहे ते देखील रेकॉर्ड केलं जातं, त्याचं एक अकाउंट तयार केलं जातं, अँड गिव्हर ऑफ बेनिफिट त्याचं देखील अकाउंट तयार केलं जातं. सिंगल एंट्री मध्ये तसं केलं जात नाही. आणि म्हणून डबल एंट्री मध्ये आपण एक डेबिटला रेकॉर्ड करतो आणि एक क्रेडिटला रेकॉर्ड करतो. इट मीन्स double entry system gives you complete record of all financial transactions. म्हणजे जेवढे तुमचे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन झाले असतील त्या सर्वांचा कंप्लीट रेकॉर्ड आपल्याला कशामध्ये मिळत असतो, डबल एंट्री सिस्टम मध्ये मिळत असतो. और इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम सभी जगह पे इस्तेमाल की जाती है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. इन दिस सिस्टम both aspects are recorded in the books of account, so it gives complete accuracy in accounting work. It also checks arithmetical, that is mathematical accuracy. Another important advantages of double entry system is accuracy. You can say arithmetical accuracy or you can say mathematical accuracy. As both aspects
of transactions are recorded in the books of account. It gives complete accuracy in accounting work. आपण जर बघितलं तर एकच ट्रान्झॅक्शन असतं, परंतु त्याची एंट्री डेबिटला देखील केली जाते आणि तीच अमाऊंट क्रेडिटला देखील लिहिली जाते. म्हणजे 5000 आपण डेबिटला रेकॉर्ड केले आणि पुन्हा 5000 आपण क्रेडिटला रेकॉर्ड केले. बट ॲज पर ए सिंगल एंट्री सिस्टम इज कन्सर्न, अमाऊंट इज रेकॉर्डेड ओनली वन्स. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये सिंगल एंट्री बघितलं होतं. त्यामध्ये आपण बघितलं की जी काही अमाउंट असेल ते एकदाच रेकॉर्ड केली जाते. तो भी देखो, डबल एंट्री सिस्टम में अमाउंट 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने बार? एक ही बार. अगर हम 2 बार अमाउंट लिखते हैं तो फायदा क्या होता है कि अगर डेबिट में अमाउंट अगर 5000 के बदले 50,000 लिखा और क्रेडिट में सिर्फ 5000 लिखा, तो जब हम टोटल करेंगे तो टोटल मैच होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि डेबिट में 50,000 लिखा और क्रेडिट में 5,000, टोटल हमारा मैच नहीं होगा. डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का टोटल कम आएगा. हमें तुरंत ही पता चलेगा कि अमाउंट लिखते समय हम लोगों ने मिस्टेक किया है. और इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम में अगर इस तरह का मिस्टेक होता है तो वो फाइंड आउट करना क्या होता है? इजी होता है, सिंपल होता है. आलं लक्षात? आणि म्हणून आपण डबल एंट्री सिस्टम मध्ये जे अकाउंट तयार केले जातात त्यामध्ये मॅक्झिमम ॲक्युरेसी मिळते. मी असं म्हणणार नाही की यामध्ये आपण अकाउंट तयार केले म्हणजे 100% ॲक्युरेसी, कारण की आणखी वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यामध्ये मिस्टेक होऊ शकतात. परंतु ह्यामध्ये ॲक्युरेसीचे जे प्रमाण आहे, रेशो आहे, तो काय आहे? जास्त आहे. एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है इसमें ज्यादा एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम. मतलब सिंगल एंट्री और डबल एंट्री इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें एक्यूरेट अकाउंट किसमें मिलेगा? डबल एंट्री सिस्टम में, एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम. अभी सिंगल एंट्री में हम लोगों ने जैसे देखा कि एक ही बार अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है. तो मैंने अगर सिंगल एंट्री में अकाउंट किया और वहां पे लिखा 5000, लिखना था 50,000, लिखा 5000, उसका टोटल करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि एक ही अमाउंट है, ना डेबिट ना क्रेडिट. तो पूरे बुक में वो कितना रहेगा? 5000 ही रहेगा. एक्चुअल में वो कितना होना चाहिए था? 50,000. हमें एरर पता नहीं चलेगी. आलं लक्षात? म्हणजे सिंगल एंट्री मध्ये जर एरर झाली, मिस्टेक झाली, तर ती इझिली आपल्याला फाइंड आउट करता येत नाही. परंतु डबल एंट्री सिस्टम मध्ये जर एरर झाली, मिस्टेक झाली, आपल्याला इझिली फाइंड आउट करता येते. and therefore we can maintain maximum accuracy in case of double entry system. Next, business results. All expenses, losses, income, gain, liabilities, assets, debtor and creditor, all these transactions are recorded. Therefore, it helps to find out accurate business results, that is profit or loss, of particular accounting period. As earlier stated, in case of double entry system, we record all type of transaction, all type of incomes, all type of expenses, all type of losses, all type of gains, all type of assets, all types of liabilities, debtor, creditor and so many other things. We record each and every financial transaction under double entry system. म्हणजे डबल एंट्री सिस्टम मध्ये आपण सर्व प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन काय करतो? रेकॉर्ड करतो. कोणतंच ट्रान्झॅक्शन आपण सोडत नाही. सिंगल एंट्री मध्ये सर्व ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केले जातात का? नाही. सिंगल एंट्री मध्ये फक्त कॅशबुक आणि पर्सनल अकाउंट रेकॉर्ड केले जातात. आता हे पर्सनल अकाउंट काय आहे आपल्याला ह्याच चॅप्टर मध्ये पुढच्या लेक्चर मध्ये बघायचं. ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम में हम सभी तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंसेस, गेन, प्रॉफिट और लायबिलिटी, असेट्स, डेटर, क्रेडिटर, ऑल एवरीथिंग. We record each and every financial transaction under double entry system, and therefore we are able to find out accurate, correct amount of profit or loss of the business.
अभी हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और इसीलिए हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ, उसका एक्यूरेट अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब सिर्फ प्रॉफिट और लॉस यही नहीं कहा जाएगा, उसका दूसरा मतलब होता है वैल्यू ऑफ असेट्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। वी आर ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड करेक्ट एक्युरेट व्हॅल्यू ऑफ लायबिलिटीज। म्हणजे आपल्या बिझनेसचे असेट्स किती आहेत, लायबिलिटी किती आहेत, त्याची देखील ॲक्युरेट अमाउंट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो इफ वी मेंटेन अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। हा, जर तुम्ही सिंगल एंट्री सिस्टम केली त्याच्यामध्ये प्रॉफिट फाइंड आउट करता येतो का? येस, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल्सो यू कॅन फाइंड आउट प्रॉफिट, यू कॅन फाइंड आउट लॉस। त्यामध्ये देखील तुम्हाला प्रॉफिट किंवा लॉस फाइंड आउट करता येतो, परंतु त्यामध्ये आपल्याला ॲक्युरेट प्रॉफिट किंवा लॉस फाइंड आउट करता येत नाही। लेकिन उसमें जो हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में, उसमें जो भी अमाउंट आएगा प्रॉफिट या लॉस का वो एक्यूरेट ही रहेगा, ये हम नहीं कह सकते, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो हमेशा क्या रहेगा? एक्यूरेट रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज कॉमन एक्सेप्टेंस। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलोज यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सी, books or accounts prepared under double entry systems are widely accepted, or you can say universally accepted, because while preparing account universal account principles are followed। म्हणजे जेव्हा तुम्ही अकाउंट तयार करत असता तेव्हा जे युनिव्हर्सल रूल्स आहेत एंट्री करण्याचे ते तुम्ही फॉलो करता, आणि त्यामुळे डबल एंट्री सिस्टम मध्ये जे तुम्ही अकाउंट तयार करता ते युनिव्हर्सली म्हणजे संपूर्ण जगामध्ये कुठेही गेलात तरी ते एक्सेप्ट केलं जातं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसे रूल्स है क्या? नहीं। प्रिंसिपल्स है क्या? नहीं। हर एक पर्सन अपने अपने हिसाब से सिंगल एंट्री सिस्टम में एंट्री करता है, और इसीलिए अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी तरह के अकाउंट तैयार करते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किए जाते। सी, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड under double entry system are accepted by financial institutions like bank, government authorities, etc. As earlier stated, account prepared under double entry system are universally accepted. It means all that account can be accepted by all type of financial institutions, all type of banks, or even government authorities except your फायनान्शियल अकाउंट्स। बघा, वेगवेगळ्या कारणासाठी आपल्याला आपले जे अकाउंट्स आहेत ते बँकेमध्ये द्यावे लागतात। फॉर एग्जांपल, जर तुम्हाला लोन घ्यायचं असेल देन बैंक विल डिमांड योर अकाउंट्स। अगर आपको कर्जा लेना है तो बैंक क्या कहेगी? आपके बिजनेस का अकाउंट लेके आओ, क्योंकि बैंक को देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, असेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, और उसके बेसिस पे बैंक डिसाइड करेगी की आपको कर्जा देना है या नहीं देना। म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या कारणासाठी बँकेमध्ये अकाउंट द्यावे लागतात। मग ते अकाउंट कोणते असले पाहिजेत? अंडर डबल एंट्री सिस्टम। इफ यू प्रिपेयर्ड युअर अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बँक विल नॉट एक्सेप्ट युअर अकाउंट। म्हणजे सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये जर तुम्ही अकाउंट तयार केले आणि बँकेमध्ये जमा केले, बैंक त्याला एक्सेप्ट करणार नाही। ओके, तो बैंक में अगर आपको अकाउंट देने हैं तो आपको आपके जो अकाउंट्स है वो किस में रखने पड़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज में डिमांड योर अकाउंट्स फॉर स्क्रूटिनी। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है जैसे इनकम टैक्स ऑफिस रहेगा या जो कस्टम ड्यूटी है उसके ऑफिस रहेंगे, ये जो ऑफिस रहते हैं वो भी आपके कंपनी का अकाउंट्स मांग सकते हैं। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट ऑफिसेस आपसे जो भी अकाउंट डिमांड करेंगे, मांगेंगे, उनको देना पड़ेगा। लेकिन वो अकाउंट कौन से सिस्टम में होने चाहिए?
double entry system, then only they will accept your account. म्हणजे जर गव्हर्नमेंट ऑफिसेसने तुमचं अकाउंट मागितलं, त्यांना द्यावं लागणार आहे. म्हणजे इन्कम टॅक्स ऑफिस असेल, त्यांनी तुमचं अकाउंट मागितलं, तुम्ही ते अकाउंट त्यांना द्यावं लागणार आहे. पण ते अकाउंट कोणत्या सिस्टम मध्ये असलं पाहिजे? डबल एंट्री सिस्टम. तरच ते अकाउंट गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज एक्सेप्ट करतील, अदरवाइज नॉट. Okay, it means accounts prepared under double entry systems are universally accepted. So all these are advantages of double entry system. Thank you.